नमस्कार दोस्तों, मैं सौरभ शर्मा आपका आज के इस वीडियो लेक्चर में हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज हम टेंस पढ़ेंगे। तो दोस्तों, टेंस पढ़ने से पहले सबसे पहले हमें यही जानना जरूरी है कि टेंस आखिर में होता क्या है। तो अब तक हम लोगों ने ये जान रखा है कि टेंस का अर्थ होता है काल। टेंस का अर्थ हम अब तक यही जानते हैं कि टेंस का अर्थ होता है काल, और काल का अर्थ होता है समय। हम सबको पता है, और आप लोग ये बात भी बहुत अच्छे से जानते होंगे कि समय के लिए एक और शब्द होता है टाइम। तो क्या ये टाइम और टेंस दोनों एक ही हैं? जी नहीं, बिल्कुल ही एक ही नहीं है। टेंस जो है वो एक ग्रामेटिकल टर्म है, एक ग्रामर का शब्द है। टेंस जो है वो एक ग्रामर का शब्द है, तो इसकी व्याख्या जो है वो भी ग्रामर के अनुसार ही की जाती है। टेंस की व्याख्या ग्रामर के अनुसार ही की जाएगी। दोस्तों, टेंस की जो परिभाषा होती है वो होती है क्रिया के घटित रूप। क्रिया क्रिया के घटित रूप को टेंस कहा जाता है। टेंस की जो डेफिनेशन होती है क्रिया के घटित रूप को टेंस कहा जाता है। किस तरह से? वैसे अपन इस परिभाषा को ऐसे भी लिख सकते हैं कि क्रिया के घटित रूप को इस डेफिनेशन से भी बताया जाता है कि टेंस इक्वल टू होता है टाइम प्लस एक्शन। टेंस इक्वल टू टाइम प्लस एक्शन। टाइम यानी कि समय, एक्शन का अर्थ होता है कार्य, कार्य यानी कि क्रिया। तो जब क्रिया किसी समय विशेष पर घटित होती है तब वहां पर टेंस उद्घाटित होता है, यानी कि टेंस का जन्म होता है। टेंस तब बनता है जब कोई कार्य किसी समय विशेष पर किसी विशेष परिस्थितियों में होता है, तब वो टेंस होता है, यानी कि क्रिया का घटित रूप, और वो भी किसी समय विशेष पर, तब वहां पर टेंस आता है। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल, एक क्रिया है जाना। जाना क्रिया का मूल रूप है, लेकिन जब ये घटित होती है टेंस के रूप में तो ये जा रहा है, जा चुका है, जा रहा होगा, जाएगा, जाता है, इस तरह से आती है। तो दोस्तों, इसमें रहा है, जा रहा है, जा रहा है में जाना क्रिया हो गई, लेकिन रहा लगने से वो क्रिया कंटिन्यूअस यानी कि लगातार हो रही है, कंटिन्यूअस एक्शन में घटित हुई, और है ने समय बताया अपना प्रेजेंट टाइम। तो दोस्तों, इसी तरह से इंग्लिश में भी सबसे पहले वर्ब होती है गो, लेकिन जब ये प्रेजेंट टाइम्स में घटित होती है तो इसके साथ इजार एम आता है। प्रेजेंट कंटिन्यूस में हो रही होती है तो इसमें गो में आईएनजी भी लग जाता है। प्रेजेंट की वजह से इज प्रेजेंट को बताता है, और गोइंग आईएनजी बताएगा कंटिन्यूस एक्शन को। तो दोस्तों, एक बात हमें यहाँ भी ये भी जाननी है कि वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी ये कंटिन्यूस एक्शन को बताता है। उसी तरह से वर्ब की थर्ड फॉर्म परफेक्ट एक्शन को बताता है। तो इसी प्रकार से वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और वर्ब की सेकंड फॉर्म इंडेफिनिट एक्शन को बताते हैं। परफेक्ट कंटिन्यूस जो टेंस होता है उसमें वर्ब की थर्ड फॉर्म और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म दोनों फॉर्म आ जाती हैं, तो वहां पर परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस बनता है। इनके बारे में हम आगे जब वर्ब पढ़ेंगे तब विस्तार से पढ़ेंगे। तो फिर दोस्तों, आपको ये भी पता चल गया कि जो टेंस होते हैं वो टाइम और एक्शन इन दोनों के आधार पर ही विभाजित होते हैं, यानी कि टेंस का नामकरण होता है या टेंस बनते हैं। तो आप सबको पता है कि टाइम 3 प्रकार का होता है और एक्शन 4 प्रकार के, जैसे यहीं अभी मैंने बताए इंडेफिनिट, परफेक्ट कंटिन्यूअस और परफेक्ट कंटिन्यूअस। इन दोनों को जोड़ करके भी एक एक्शन बनता है। तो दोस्तों, इनके आधार पर हम टेंस का विभाजन किस तरह से कर सकते हैं? देखिए, हमें सबसे पहले पता है कि टाइम 3 प्रकार का होता है। सॉरी, यहाँ पर टेंस लिखें तो सबसे पहले टेंस का टाइम के आधार पर विभाजन। प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर। इस प्रकार से 3 प्रकार के समय में टेंस विभाजित होते हैं, और ये तीनों समय 4 एक्शंस इंडेफिनिट, कंटिन्यूअस, परफेक्ट और परफेक्ट कंटिन्यूअस,
इन 4 एक्शंस में ये तीनों के तीनों टाइम इसी प्रकार से विभाजित रहते हैं। आप इनको आगे डिवाइड कर सकते हैं, इन्हीं चारों के नाम लिख सकते हैं। तो दोस्तों आप देख सकते हैं कि प्रेजेंट इंडेफिनिट मिलकर के प्रेजेंट टाइम और इंडेफिनिट एक्शन मिलकर के प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस बन गया। प्रेजेंट एक्शन प्रेजेंट टाइम और कंटिन्यूस एक्शन मिलकर के प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस बन गया। प्रेजेंट टाइम और परफेक्ट एक्शन मिलके प्रेजेंट परफेक्ट टेंस बन गया। और उसी तरह से प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस एक्शन मिलकर के प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस बन गया। उसी तरह से पास्ट इंडेफिनिट पास्ट कंटिन्यूस, उसी तरह से फ्यूचर के टेंस भी आगे बन जाते हैं। तो इस प्रकार से टेंस हमारे टोटल मिलाकर के 4 4 8 4 12 टेंस बनते हैं। इन 12 टेंसों को अपन आगे पढ़ेंगे। तो दोस्तों टेंसों को पढ़ने से पहले सबसे पहले कुछ टेंस के जो टर्म्स होते हैं उन टर्म्स को हमें जानना बहुत जरूरी है। जो शब्द कुछ सेंटेंस को ट्रांसलेशन करते समय जो कुछ फॉर्मूले आएंगे, उन फॉर्मूले में जो अपन सेंटेंस के जो वर्ड्स आएंगे, जो शब्दों को फॉर्मूले में जो शब्द आएंगे उन शब्दों को अपन यूज करेंगे। उन शब्दों के बारे में जान लेते हैं। सबसे पहला शब्द आता है सब्जेक्ट। सब्जेक्ट का अर्थ होता है कर्ता, और कर्ता वो होता है जो काम करता है। कर्ता वो होता है जो काम करता है। जैसे कि वह क्रिकेट खेलता है, अब कर्ता को कैसे पहचानेंगे? तो सीधा सीधा आपको यही याद रखना है, कर्ता कर्ता जो काम करता है। वह क्रिकेट खेलता है, काम क्या हो रहा है? खेलने का। खेलने का काम कौन कर रहा है? वह। हमें तुरंत पता चल जाएगा कि जो काम हो रहा है उस काम को जो व्यक्ति कर रहा है वो होगा अपना सब्जेक्ट। उसी तरह से रावण को राम ने मारा, तो काम क्या हो रहा है? मारने का। मारने का काम किसने किया? राम ने। दोस्तों हमारे दिमाग में एक बात पहले से भरी हुई है कि सेंटेंस में जो शब्द पहले नंबर पे आता है वो सब्जेक्ट होता है, जबकि ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। इस बात को हमें अपने दिमाग से पूरी तरह से निकाल देना है कि जो शब्द पहले नंबर पे आता है वह सब्जेक्ट नहीं होता है। सब्जेक्ट यानी कि कर्ता वही होता है जो काम करता है। जैसे कि इसमें रावण पहले स्थान पर आया है लेकिन मारने का काम राम कर रहा है, तो यहाँ पर अपना जो सब्जेक्ट होगा वो राम है। उसी तरह से पेड़ से पत्ता गिरा, काम हो रहा है गिरने का, लेकिन गिरने का काम किसने किया? पेड़ ने नहीं किया, पत्ता गिरा। काम गिरने का हुआ, पत्ते ने किया, तो अपना जो सब्जेक्ट है वो पत्ता हुआ। दोस्तों इनके लिए अपन एक ट्रिक है अपने पास, ट्रिक है कौन और किसने। इन कौन और किसने को अपन लगा करके सेंटेंस में प्रश्न बना देंगे तो जो उत्तर मिलेगा हमें वो उत्तर अपना सब्जेक्ट होगा। जैसे कि वह क्रिकेट खेलता है, कौन क्रिकेट खेलता है? वह। रावण को राम ने मारा, रावण को किसने मारा? रावण को किसने मारा? राम ने। तो ये अपन को उत्तर मिला, वो क्या है? सब्जेक्ट है। पेड़ से पत्ता गिरा, पेड़ से कौन गिरा? पत्ता गिरा। तो पेड़ से पत्ता गिरा तो पत्ता अपना सब्जेक्ट है। उसी प्रकार से अगला शब्द आता है ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट अर्थात कर्म। कर्म यानी कि जिस पर कोई काम किया जाता है, जिस पर क्रिया घटित होती है। तुमने उसे पीटा, पीटने का काम किस पर किया गया? उसे। तुमने उसे पीटा, उसे उसके ऊपर क्रिया घटित हुई, तो उसे पीटा, तो उसे अपना क्या है? ऑब्जेक्ट है। वह खाना नहीं पकाता है, वह क्या नहीं पकाता है? खाना नहीं पकाता है। यानी पकाने का काम किस पर नहीं कर रहा है? वो खाने पर नहीं कर रहा है, वो खाने को नहीं पका रहा है, तो खाना अपना क्या हो गया? ऑब्जेक्ट हो गया। इसकी भी ट्रिक है अपने पास, क्या, किसे, किसको। इन शब्दों को लगा करके प्रश्न बनाने पर जो उत्तर मिलते हैं वो अपने ऑब्जेक्ट होते हैं। आगे चल के एक शब्द आता है वर्ब। वर्ब यानी कि क्रिया। क्रिया मतलब काम, यानी कि जो भी काम किया जा रहा हो वो होता है अपना वर्ब। वे रोज नहाते हैं, वे क्या काम करते हैं? नहाते हैं। तो दोस्तों कोई भी सेंटेंस आप पढ़ेंगे उसमें जो भी काम हो रहा होगा वो काम तो अपन आसानी से पता लगा ही सकते हैं कि इसमें क्या काम हो रहा है। तो जो काम हो रहा होगा वो अपनी वर्ब होगी, जो उस काम को जो व्यक्ति कर रहा होगा वो अपना सब्जेक्ट होगा, और जिस चीज पर वह काम किया जा रहा होगा वह अपना ऑब्जेक्ट होगा। एक बात और क्लियर कर दूं, क्या से जो अगर निर्जीव सब्जेक्ट होगा तो वह क्या लगाने पर प्रश्न करने पर पता चलेगा, लेकिन सजीव सब्जेक्ट होगा, सजीव ऑब्जेक्ट होगा तो उसे किसे और किसको लगाकर प्रश्न करने पर हमें उसका उत्तर मिलेगा। इसलिए यहाँ पर 2 शब्द आए हैं। तो दोस्तों इसके आगे अपन पढ़ते हैं सेंटेंसेस के कुछ प्रकार जो अपन को ट्रांसलेशन करते समय जिनके बारे में अपना जानना जरूरी है। तो देखिए दोस्तों सबसे पहले जानते हैं अपन अफर्मेटिव सेंटेंस। अफर्मेटिव सेंटेंस यानी कि साधारण सेंटेंस, यानी कि स्वीकारात्मक सेंटेंस। जैसे कि वह घर जाता है, वह क्रिकेट खेलता है, वह आम खाता है, वे खेल रहे हैं, वे खाना पका रहे हैं, वह नाच रही थी। तो इस प्रकार के सेंटेंस हैं वो अफर्मेटिव सेंटेंस कहलाते हैं, साधारण वाक्य होते हैं, स्वीकारात्मक वाक्य होते हैं। उसी प्रकार से निगेटिव सेंटेंस। निगेटिव सेंटेंस यानी कि नकारात्मक या निषेधात्मक, जिनमें नहीं आता है, जिन सेंटेंसेज में नहीं आए वो निगेटिव सेंटेंसेज होते हैं।
जैसे कि वह बाजार नहीं जाता है, वह क्रिकेट नहीं खेलता है, वह मंदिर नहीं जाता है, वह पूजा नहीं करता है, वह रोज नहीं पढ़ता है, बच्चे मैदान में नहीं खेलते हैं, तुम खाना नहीं पकाते हो। तो इस प्रकार के सेंटेंसेस निगेटिव सेंटेंसेस कहलाते हैं या नकारात्मक या निषेधात्मक सेंटेंसेस कहलाते हैं। इनको बनाने का अलग फॉर्मूला होता है, इनको बनाने का अलग फॉर्मूला होता है। उसी प्रकार से इंटेरोगेटिव सेंटेंस, इंटेरोगेटिव सेंटेंस बोलते हैं प्रश्नवाचक वाक्य, जिनको हिंदी में बोलते हैं प्रश्नवाचक वाक्य। इनके स्टार्टिंग में शुरुआत में क्या आता है, जैसे क्या वह जाता है, क्या वह मंदिर जाता है, क्या वह खेलता है, क्या वह पढ़ता है, क्या वह सोता है, क्या वह रोता है। तो इस प्रकार के सेंटेंस इंटेरोगेटिव सेंटेंस, इनको यस एंड नो इंटेरोगेटिव भी बोलते हैं, यस एंड नो इंटेरोगेटिव, क्योंकि इन प्रश्नों का जो उत्तर होता है वो हमें हाँ या ना में देना होता है। जैसे कि क्या वह बाजार जाता है, हाँ या ना, हमें ज्यादा उत्तर देने की जरूरत नहीं होती, इसलिए इनको यस एंड नो इंटेरोगेटिव भी बोला जाता है। इनमें नहीं जुड़ने पर सेंटेंस इंटेरोगेटिव नेगेटिव बन जाता है। ऐसा कंफ्यूज ना हो कि नहीं भी आ गया और शुरुआत में क्या आ गया, अब सोच में पड़ गया कि ये कौन सा सेंटेंस है। तो वो इंटेरोगेटिव मतलब बेसिकली वो इंटेरोगेटिव ही रहेगा, पर उसको आगे जाकर के विस्तार में बोलने के लिए, उसकी डिटेल बताने के लिए उसको इंटेरोगेटिव नेगेटिव भी बोला जा सकता है। इनके लिए भी अलग फॉर्मूला बनता है, लेकिन हम एक ही फॉर्मूले से काम चलाएंगे। अगला है डबल इंटेरोगेटिव, जिसे भी प्रश्नवाचक बोला जाता है। इसमें क्या होता है, किसी भी सेंटेंस के बीच में क्वेश्चन वर्ड आ जाता है। क्वेश्चन वर्ड कौन कौन से क्या होते हैं, कब, क्यों, कहां, कैसे, कितना, कितने, कितने, कौन, किसे, किसको। क्वेश्चन वर्ड्स वे शब्द होते हैं जो किसी भी वाक्य में लगाने पर उस वाक्य को प्रश्नवाचक बना देते हैं, उस वाक्य को क्वेश्चन बना देते हैं, प्रश्न बना देते हैं। इसमें भी नहीं जुड़ सकता है, नहीं जुड़ने पर यह डबल इंटरोगेटिव नेगेटिव बन जाता है। जैसे कि पहले डबल इंटरोगेटिव, वह कहाँ रहता है, तुम क्या खाते हो, तुम कहाँ रहते हो, तुम कितनी रोटियां खाते हो। तो इस प्रकार के जो सेंटेंस है वो डबल इंटरोगेटिव। डबल इंटरोगेटिव नेगेटिव क्या हो गए, तुम कहाँ नहीं जाते हो, तुम घर क्यों नहीं जाते हो, तुम किताब क्यों नहीं पढ़ते हो। तो इस प्रकार के जो सेंटेंस है वो डबल इंटरोगेटिव नेगेटिव कहलाते हैं। तो दोस्तों इतना सब कुछ जानने के बाद अब हम किसी भी टेंस को पढ़ने के लायक हो चुके हैं। आपको जितना कुछ समझ में आया, जितना कुछ इंपॉर्टेंट लगा, उसको आप नोट कर सकते हैं, स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, अपने बाद में नोट कर सकते हैं। इसके बाद हम सीधे सीधे पढ़ेंगे टेंस की ओर, और पहला टेंस पढ़ना स्टार्ट करेंगे जिसका नाम होगा प्रेजेंट इंडेफिनिट। तो उस सेंटेंस टेंस पढ़ेंगे अगले वीडियो में। तब तक के लिए आप जुड़े रहिए और अगले वीडियो का इंतजार करिए, और अगले वीडियो में प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस को अपन अच्छे से पढ़ेंगे। हो सकता है और भी आगे बढ़ जाए, पर अभी के लिए प्रेजेंट इंडेफिनिट की बोलूंगा मैं। धन्यवाद।